दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल निकल के आ रहे थे और इस स्टॉक को मैं अवॉइड इसलिए कर रहा था क्योंकि जब मैंने इसका लास्ट वीडियो बनाया था यानी जो उसके क्वार्टरली नंबर्स आए थे उसके बाद से जो स्टॉक प्राइस है स्पेशली आप देखें आज भी ये स्टॉक कहीं गया नहीं है। आज की जो उसके स्टॉक प्राइस है स्पेशली वो जहाँ थे वहीं पर हैं और निवेशक ही लगातार सवाल कर रहे हैं। एटलीस्ट जो कमेंट सेक्शन में आता है आखिर वो जो रैली है ना, जो एक बहुत बड़ी रैली है वो आखिर होगी कब उज्जीवन में। और हर जगह आप सुन रहे होंगे, हर जगह मैं पढ़ता हूँ बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये बात हर कोई बोल रहा है, लेकिन भैया आप अंडर वैल्यू बोल बोल के करोगे क्या? आप स्टॉक पे निवेश करते हो इंटरेस्ट आप कह सकते हैं किस कमाने के लिए, अपना रिटर्न कमाने के लिए। कोई स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन चल ही नहीं रहा है तो उसका मतलब क्या है? वही बात होगी, आप सुने होंगे कि भाई कोहिनूर हीरा जो है वो लंदन में है, हमारे किस काम का है। तो वही बात है। तो इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये स्टॉक चलेगा कब, कौन वो बड़ा इन्वेस्टर है जो जिसने इस स्टॉक में 1% से ज़्यादा की फ्रेश होल्डिंग, जी हाँ फ्रेश होल्डिंग बाई की है, और कौन से लास्ट वीडियो के लास्ट में वो कौन से लेवल हैं जब तक वो निचले स्तरों में नहीं टूटते और ऊपरी स्तरों में नहीं टूटते तब तक कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट और निचले स्तरों में कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए अब उज्जीवन के साथ प्रॉब्लम ये है, पिछले एक महीने में स्टॉक मात्र ₹1.5 ऊपर नीचे किया है दोस्तों, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा भी चलूँ पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो भाई ये 8.5% से ज़्यादा की आपको नेगेटिव दिया है। और ये देखिए ₹55 के जस्ट ऊपर ये एक समय बिताया गया, बूम ये टूटा, फिर एक समय हल्का सा बिताया ये 45 के आसपास, फिर एक गिरावट हुई और अब देखिए उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज़ आप समझ लें कि अब जो ₹45 है, बहुत ही आम भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, ₹45 इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक एटलीस्ट 45 टू 46 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई भी तेज़ी हो जाए, कोई भी आप कहते हैं मोमेंटम बना है, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। और वो निवेशक जो मोमेंटम चेस करते हैं, जिन्हें मोमेंटम चाहिए, वो भाई साहब अभी उज्जीवन से थोड़ा सा मैं कहूँगा दूर रहें, क्योंकि ये स्टॉक अभी बहुत बड़े स्तरों पे अंडर परफॉर्म करने वाला है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी मुझे स्टॉक में नहीं लगती। और देखिए जो निचले स्तर हैं, इसका जो 52 वीक लो है 1 मिनट, इसका 52 वीक कितना है ₹40, तो ₹40 जो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और इसका 52 वीक लो भी है। उज्जीवन के लिए ₹40 ना ऑन द क्लोजिंग बेसिस अगर इसके नीचे स्टॉक सस्टेन कर जाता है और 2 से 5 दिन टिक जाता है दोस्तों अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बुरी चीज़ होगी, ठीक है। तो एक चीज़ समझ जाइए, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। रिस्क रिवॉर्ड आप मुझसे पूछेंगे, अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो भी मैं कहूँगा 38-39 के आसपास लगा सकते हैं। थोड़ा भी समय लगेगा, कोई बहुत बड़ी तेज़ी अचानक से मुझे नहीं लगता स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है, उज्जीवन जैसे कंपनी बैंक्स आने वाले अगर आपका विजन 2 से 3 सालों के लिए है तो मुझे ये स्टॉक कोई बहुत बुरा नहीं लगता। डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर ने उज्जीवन में जो रिसेंट करेक्शन आई है वहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये कोई मोमेंटम स्टॉक नहीं है और मैं यहाँ एक्यूमुलेशन मोड में हूँ काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि एक रिस्क मुझे भी लगता है स्टॉक में, वो ये है बाजार भाई साहब ऑल टाइम हाई है, आपका स्टॉक 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ से आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने ऊपरी स्तरों में देखें तो अभी तक लगभग 30%, जी हाँ 30% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है। ये एक समय में 55 से ₹60 ये स्टॉक बहुत लंबा कंसोलिडेट किया और फिर एक बहुत बड़ी डिप आई, स्टॉक ने कुछ तेज़ी दिखाई, फिर भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे समय बिताया, फिर गिरा, फिर अब देखिए तो ये टेक्निकली बहुत ख़राब चल रहा है। इसे अभी ऊपर तक उठने में मुझे ऐसा लगता है इसके लिए नियर टर्म अगर आप समझेंगे तो मुझे एटलीस्ट लगता है ₹50 तो इसको जब तक ये नहीं चला जाता तब तक कोई भी बहुत बड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जैसा मैंने पहले कहा, अगर मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक तो एटलीस्ट इसे ₹45 के ऊपर ज़रूर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
ये वैल्यूएशन वाइज इतना अट्रैक्टिव हो चला है ना, हर एक खास करके रिटेल निवेशक इसमें एंट्री लेना चाह रहा है। आप देखें जस्ट अबव 8,000 करोड़ के ऊपर की इसकी होल्डिंग है, ठीक है, कितनी 8,000 के ऊपर की इसकी होल्डिंग है। ओके, स्टॉक की पी 6.5 है, इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट 11 है, यानी लगभग आधे में वैल्यूएशन मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा सस्ती है, 2 टाइम्स में भी ये ट्रेड नहीं कर रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है ये, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ओके, कंपनी को अगर मैं बताऊं आपको तो वैल्यूएशन वाइज फिर देखिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन सेक्टर समझिए। देखिए आज के समय में ना उन कंपनीज में लोग कम दाव लगा रहे कह लीजिए या थोड़े ज़्यादा डरे हुए हैं, वो जो अंडर सर्व को कर रहे हैं। आप देखें फोकस्ड बैंक्स इन इंडिया कैटरिंग टू financially unserved and underserved segment and committed to building financial inclusion in the country। अब भाई साहब ये सुनने में तो बड़ा प्यारा लगता है और मैं हर वीडियो में बात कहता हूँ कि ये सब चीज़ें सुनने बड़ी प्यारी लगने की भैया अंडर सर्व्ड अंडर प्रिविलेज को आप दे रहे हो, बट बाजार की जो हार्श रियलिटी है और इसका कैसे आप बहुत सीधा सीधा आपको रिफ्लेक्शन मिला था कोविड के समय में। कोविड के समय में मुझे याद है जो ITC है और कुछ सिन स्टॉक्स हैं उसको लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें चलती थी कि भाई ये सिन स्टॉक है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो ESG नॉर्म वाली कंपनीज हैं उसी में बड़े इन्वेस्टर निवेश करते हैं। और तब भी मैंने कहा था और तब भी मैं ITC में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर ही रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को चाहिए प्रॉफिट। ये सब चीज़ें जो हैं वो जब बाजार में बूम हो, अन्य सेक्टर अच्छा चल रहा हो, तब हर कोई बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड प्रॉफिट। और आप देखें जैसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आई, जैसी कुछ इशू आता है बाजार में, कौन से स्टॉक चलते हैं? टोबैको रिलेटेड स्टॉक, आप जैसे सिन स्टॉक में जो आप कह सकते हैं लिकर स्टॉक्स हैं, प्लस जो आप कह सकते हैं अन्य स्टॉक जो डिफेंसिव हो जाते हैं उस पर लोग ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो भाई मेरा भी यही कहना है कि अभी ना डरे इसलिए हुए हैं कि भाई आने वाला जो सितंबर क्वार्टर है, जो दिसंबर क्वार्टर है, वो किस तरह आएगा ये इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से पूरे देश में इस बार बारिश हुई है, फ्लडिंग के इतने इश्यूज हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इशू कर सकते हैं कि जो एक NPA का इशू है, जो आप कह सकते हैं इफिशिएंसी है कलेक्शन, वो मार खा सकती है। और ऑलरेडी जो आपका मार्च क्वार्टर था वहाँ पर जो आप कह सकते हैं सीजनैलिटी वीक, क्योंकि देखिए जून का जो क्वार्टर होता है वो सीजनली काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो माफ़ कीजिएगा जो जून क्वार्टर रिजल्ट आए वहाँ पे आप सीजनली तो वीक रह ही रहे, आपकी कलेक्शन इफिशिएंसी वो भी ख़त्म हो गई थी। क्यों कम रही थी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा थी। इसके साथ ही साथ आपका ये सेंट्रल इलेक्शन भी था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक थी। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अभी भी प्रेवलेंट हैं। बाजार थोड़ा देखना चाहता है कि आने वाले समय में क्या चीज़ें होंगी, और एज ए इन्वेस्टर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये एक्यूमुलेशन का मौका दे रही हैं। ये रहे देखिए इसके क्वार्टरली नंबर्स 1577 करोड़, और देखिए क्वार्टर भी जम थी। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक से जम देखने को मिलेगी। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, देखिए जो ग्रॉस NPA था वो 2.23 से बढ़ करके 2.5% से भी ऊपर चला गया। अब आप बोलेंगे भाई ये ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बेकार था, और जो नेट NPA था उसमें बढ़ोतरी हुई है, और ये बाज़ार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन हाँ, अब ये चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं, तो मुझे ये लगता है जो आने वाला सितंबर क्वार्टर है ना, ये बहुत ही कीनली निगाहों से हर कोई देख रहा होगा। और अगर ग्रॉस NPA नेट NPA में कमी आती है दोस्तों उज्जीवन की, तो वो एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर ज़रूर होगा। ये तो चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है, आप पब्लिक में देखिए 1.07%। डॉली खन्ना जी ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है जून क्वार्टर में, 1% से ज़्यादा बड़ी होल्डिंग इसमें अपना ली है। और ये मैं कहूँगा ना, एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली एक अच्छा आप कह सकते हैं एक अच्छा, मैं कहूँगा कह सकते हैं सिग्नल है, एक आप कह सकते हैं एक बहुत पॉजिटिव मैं कहूँगा उज्जीवन के शेयर होल्डर्स के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि लेवल्स की चर्चा करेंगे, आप समझिए एक चीज़, जो उज्जीवन में बड़े इन्वेस्टर हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 3% से ज़्यादा की हिस्सेदारी, सुंदरम ग्रुप की 2.5% ज़्यादा की हिस्सेदारी, डॉली खन्ना जी की
1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी। तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड हैं दोस्तों। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी पॉजिटिव असर डालती है, लेकिन याद रखिएगा अभी जो चीज़ें हैं ना, ये स्टॉक को कोई बहुत बड़ी चीज़ दिखाएंगी ऐसा मुझे अभी भी नहीं लगता है। ठीक है, अब जो पिछला आप कह सकते हैं पिछले दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर हम देखें, स्टॉक नो डाउट बियरिश है, ये डेली बेसिस पे दिखा रहा है, तमाम चीज़ें बियरिश हैं। आप देखिए आपके जो तीनों सपोर्ट जोन हैं, ठीक है, ये तीसरा देखिए जो सपोर्ट है उसके अभी स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लासिक फिबोनाची के आप देखेंगे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। याद रखिए जो प्रीवियस डे ट्रेडिंग है उसके हिसाब से। ओके, और यहाँ पर आप देखिए जो ओवरऑल उज्जीवन है वो एक मैं कहूँगा आप कह सकते हैं ना मेक इट और ब्रेक इट उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले मैं कहूँगा 2 क्वार्टर्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और वो निवेशक जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं कहूँगा प्लीज़ अवॉइड इट। अगर आपका विजन लंबे समय का है तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे हैं, और कहीं आने वाले क्वार्टर्स में एनपीए में अगर सुधार हो जाता है तो वो एक काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। वो एक काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा स्टॉक में जो मोमेंटम खो चुका है और वो जो खोया है बहुत लंबे समय से गायब है, वो वापस से आपको इस स्टॉक में आते देखने को मिलेगा। तो मैं भाई कहूँगा अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं भाई 45 के ऊपर स्टॉक चले जाए, और अगर थोड़ा सा तो 50 रुपये के ऊपर एक बार स्टॉक सस्टेन कर जाए, उसके बाद इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कोशिश कीजिएगा। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, और ये आपको तय करना है कि भाई साहब खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।